Welcome to the chemistry studio. Today's chapter is electrochemistry. Metallic conductors. Metals can conduct electricity due to the presence of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं. दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज. मतलब अगर कॉपर वायर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता. कॉपर कॉपर ही रहता है. एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा. The next is electrolytes. These are those substances which get dissociated into their ions when dissolved in water. Example: NaCl, acetic acid, CH3COOH, etc. Now weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते. They do not get dissociated completely. Example: acetic acid, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक है? तो दे आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है या कौन सा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स which get dissociated completely. Example: NaCl, HCl, etc. तो अगेन इसमें कौन ये स्ट्रॉन्ग है हमें कैसे पता चलेगा? ये भी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यूजुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वीक, यूजुअली, नॉट ऑलवेज. द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस. Electrolytes can also conduct electricity in their aqueous solution due to the presence of free ions. आयंस फ्री होते हैं उनके पास. जैसे हमने एग्जांपल लिया, सपोज
ये हमने बैटरी लगाई है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ये मोल्टन NaCl लिया हमने पिघला हुआ। Cl माइनस विल मूव टूवर्ड्स एनोड और Na प्लस कैथोड के पास जाएगा। एनोड, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज। Cl माइनस ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन गैस बना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड रिडक्शन होगा, सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम सॉलिड बन जाएंगे। तो दे अंडरगो अ केमिकल चेंज। क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम आयन सोडियम सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दे अंडरगो अ केमिकल चेंज। मेटल्स में नहीं हुआ था। दे अंडरगो अ केमिकल चेंज। Now the factors affecting electrolytic conductance. First factor is concentration. Concentration, with increase in concentration, electrolytic conductance increases. Because number of particles, ions per unit volume increases. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस फास्ट हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लें कि एक रूम में अगर सपोज 10 चेयर हैं और एक पर्सन उन चेयर को कंडक्ट करता है दूसरे रूम में, एक चेयर को 1 मिनट में, तो उसे लगेंगे 10 मिनट। लेकिन अगर एक की जगह 2 लोग उसे शिफ्ट करते हैं तो इट विल टेक 5 मिनट। तो कंडक्टेंस फास्ट हो जाएगी बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से कंडक्टेंस फास्ट हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। With increase in temperature, electrolytic conductance increases. Because kinetic energy of the particles increases. काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मूवमेंट फास्ट होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आयन्स एक बारी में इंटरेक्ट करेंगे, तो कंडक्टेंस उतनी फास्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस increases with increase in surface area of the electrodes. Next is nature of solvent. Nature of solvent. इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए।
उनके लैटिस को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए इनटू आयंस। तो इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें मिलती है पोलर सॉल्वेंट से। जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे दे विल अट्रैक्ट विद Na+NCl- एंड विल प्रोड्यूस दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी सो एज टू ब्रेक देम इनटू आयंस, ताकि आयंस में टूट जाए। जैसे आपने NaCl को अगर बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया तो वो डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर है। वो अट्रैक्ट ही नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी और ये लैटिस ब्रेक नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। Next factor is solute-solute interaction. Solute-solute interaction, अगर एक आयन दूसरे आयन से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा तो उनकी मूवमेंट कम होगी, तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। The greater the solute-solute interaction, the lesser is the electrolytic conductance. Next factor is size of ion. आयन का साइज अगर छोटा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी हाई होगी। हाई चार्ज डेंसिटी होगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो वो बल्की हो जाएगा। बड़ा चार्ज साइज होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होंगे और वो लेस बल्की होगा। तो जो लेस बल्की है वो फास्ट मूव करेगा और जो मोर बल्की है वो स्लो मूव करेगा। तो अगर आयन का साइज छोटा है तो कंडक्टेंस लो होगी। The smaller ions are less bulkier, are more bulkier, are more bulkier. Thus, lesser is the conductance. Now the next topic is resistance. Resistance, it is an obstruction in the flow of current. Ohm's law, V is equal to IR. V is potential, I current, R resistance. तो R is equal to V by I. यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर, और हम इसे कहते हैं ओम, डिनोटेड बाय ओमेगा। तो रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। डिनोटेड बाय G। तो G इज इक्वल टू 1/R। यूनिट हो गई इसकी ओम इनवर्स और सीमेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट फ्लो करता है तो दे मस्ट हैव रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस of electrolyte
is measured using conductivity cells. कंडक्टिविटी सेल्स, एक कंटेनर हमने लिया, उस कंटेनर के दोनों एंड पर मेटल प्लेट्स लगा दी। ये जो मेटल प्लेट्स हैं इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल, और इसके अंदर हमने भर दिया इलेक्ट्रोलाइट। अब इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, तो वी नो सॉल्ट ब्रिज। हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज, हम इसे व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4. In this setup, when G shows null deflection, we know that R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. अगर ये बाकी तीनों रेजिस्टेंस हमें पता है तो हम R1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो हो जाएगा R3 R2 upon R4। तो यहाँ से R1 निकल जाएगा। It has been found that the resistance is directly proportional to L, length of the cell, and inversely proportional to the area of cross section of the electrodes. Therefore, R is proportional to L by A. Sign of proportionality हमने हटाया, some constant rho, L by A. Rho is called resistivity. तो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू ए को यहाँ ले जाते हैं, एल को यहाँ, तो आर ए बाय एल। तो इसकी यूनिट हो गई ओम। अगर ये मीटर स्क्वायर और मीटर, तो ये बचा ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट होगी हमारे पास रेसिस्टिविटी की। इफ ए इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एल इज इक्वल 1 मीटर स्क्वायर एंड एल इज इक्वल टू 1 मीटर, तो आर विल बी इक्वल टू रो। Thus, resistivity is equal to resistance of the electrolyte filled in a cell having unit area of cross section of electrodes which are placed at a unit distance apart. Thus, resistivity is the resistance of the electrolyte filled in a cell having unit area of cross section of electrodes which are placed at a unit distance apart. Reciprocal of resistivity is called conductivity. Denoted by K, called kappa. So kappa is equal to 1 by rho. Unit is ohm inverse, meter inverse, or Siemens per meter. As we know, R is equal to rho L by A. R की जगह हम लिख सकते हैं 1 by G, और rho की जगह हम लिख सकते हैं 1 by K L by A.
के को यहाँ ले जाते हैं, जी को यहाँ ले आते हैं, इट बिकम्स के इज इक्वल टू जी एल बाई ए. This L by A is called cell constant. Denoted by G star. Again, L is equal to 1 meter और A is equal to 1 meter square. अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो K will be equal to G. Conductivity will be equal to G. Again, conductivity is equal to the conductance of the electrolyte filled in a cell having unit area of cross section of electrode which are placed at a unit distance apart. Same definition. Now, next is molar conductance. It is denoted by lambda m. Molar conductance, it is the conducting power of all the ions produced by dissolving one mole of an electrolyte in the given amount of solvent. Lambda m is equal to conductivity to 1000 by m. Unit is Siemens centimeter square mole inverse. Now, next is relation between molar conductance and square root of concentration. As per Debye's equation, lambda m is equal to lambda m naught minus b root c. Lambda m is the molar conductance. Molar conductance. और ये जो लैम्डा एम नॉट है, ये है तो मोलर कंडक्टेंस, लेकिन इसमें हमने डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया. लाइक जैसे हमने 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में डिज़ोल्व किया और उसी 1 चम्मच नमक को हमने सपोज 1000 लीटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही है, लेकिन दूसरे केस में डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उस समय जो कंडक्टेंस आएगी दैट इज़ लैम्डा एम नॉट. दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. और हम क्या कह सकते हैं इसे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये जो B है, B की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. Its value depends upon type of electrolyte. Type of electrolyte जैसे NaCl, HCl, ये सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है. AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट है. CaCl2, MgBr2, ये सेम टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, AB2 टाइप. तो इन दोनों के लिए B की वैल्यू सेम होगी, इन दोनों के लिए B की वैल्यू सेम होगी. वैल्यू क्या है वो हमें गिवन होती है, या अभी आपको
वो वैल्यूज़ से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि बी की वैल्यू ए बी के लिए इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम है और AB2 टाइप के लिए सेम है, और सी जो है वो कंसंट्रेशन है। तो अब अगर इसका एक ग्राफ प्लॉट करें, क्वेश्चन थी हमारे पास लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी। इसे इक्वेट कर लेते हैं हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। तो क्लियरली यहाँ पर y पर है हमारे पास लैम्डा एम और x पर है हमारे पास रूट सी। सी y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर से शुरू होगा। एम स्लोप है जो कि नेगेटिव, तो ग्राफ नीचे आएगा। तो ये वो ग्राफ आ गया। इस ग्राफ को मैंने यहाँ से टच करके शुरू नहीं किया, क्योंकि अगर ग्राफ इसको टच करेगा y को तो इट मीन्स कंसंट्रेशन विल बिकम जीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कंसंट्रेशन ज़ीरो नहीं होती। हमने अगर वो 1 स्पून सॉल्ट डाला था, चाहे 1000 लीटर में था, लेकिन वो उसके अंदर है, नेग्लिजिबल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्केल रख के इसे एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे पीछे, जहाँ ये टच करेगा वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट आ जाएगी। दिस इज ग्राफ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर वीक के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वीक के लिए ग्राफ कुछ ऐसे आता है। वीक के लिए ऐसा क्यों आया अभी डिस्कस करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे उसकी कंडक्टेंस कुछ थी, हमने इसमें पानी डाल दिया, कंसंट्रेशन कम हो गई, कंडक्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। और पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, कोई फ़र्क नहीं, और डाइल्यूट किया, कोई फ़र्क नहीं, और डाइल्यूट किया। आफ्टर सर्टेन डाइल्यूशन वी ऑब्जर्व अ स्टीप राइज इन द ग्राफ। और अगर हम इसे एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो इट विल बिकम पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो हम ये इंटरसेक्ट करता है वाई एक्सिस को, तो लैम्डा एम नॉट आता है। लेकिन वीक के केस में ये पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के, और हम लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते। तो लैम्डा एम नॉट यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ग्राफिकली, हम ग्राफिकली नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि स्टीप राइज क्यों आया। आफ्टर सर्टेन डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ था। उसका जो अमाउंट बचा हुआ था आफ्टर सर्टेन डाइल्यूशन, दैट अमाउंट स्टार्ट डिसोसिएटिंग सडनली, उसमें से काफ़ी सारा अमाउंट टूट जाता है, तो अचानक से आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो वी ऑब्जर्व अ स्टीप राइज इन द कंडक्टेंस। In case of strong electrolytes, we observe a straight line which on extrapolation meets y-axis. To give the value of lambda m naught. But in case of weak electrolytes, we get a curve which on extrapolation becomes parallel to y-axis. Thus lambda m naught cannot be calculated for weak electrolytes graphically. That is all for today. Thank you for watching.